हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी करने के लिए कुछ हमें क्लास 9th का बेसिक्स चाहिए, तो मैं बेसिक रिवाइज कर रहा हूँ। हमें फर्स्ट से लेकर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए और वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो 10-10 करके लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये आपने क्लास 9th में ऑलरेडी 20 एलिमेंट्स आपने किए हुए हैं, बट मैं 5 मिनट इनको रिवाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। अब हाइड्रोजन के पास एक ही एटॉमिक नंबर है, तो आपने पता था के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एल शेल में बोलिए बेटा 8 से ऊपर नहीं आ सकते। ठीक है, थर्ड शेल में भी 8, 2, 8, 18, इसमें 18 से ऊपर नहीं आ सकते। तो इसमें हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये के शेल में आएगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैसे आएंगे? के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 2 के 2 चले जाएंगे। लिथियम में 3 है, तो ये 2,1 हो गया। बेरिलियम में 4 है, तो ये हो गया 2,2। बोरॉन में 5 है, तो ये हो गया 2,3। यानी के शेल 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं करता ना। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही था, तो एक ही आएगा। हीलियम के पास 2 थे, दोनों आ गए। हीलियम एक नोबल गैस है, ये याद रखना है आपने। लिथियम के हो गया 2-1 कॉम्बिनेशन। कार्बन का कितना हो गया 2-4, इसका कितना हो गया 2-5, इसका कितना हो गया 2-6, इसका कितना हो गया 2-7, इसका हो गया 2-8। तो ये भी एक नोबल गैस है और हीलियम भी एक नोबल गैस है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हों, एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हों वो उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट शेल को हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। सबसे आउटर मोस्ट शेल को हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं। और वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हों उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल है, के शेल है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है। हीलियम के पास भी एक ही शेल है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल कौन से होते हैं? अब देखिए लिथियम के पास 2 शेल है, के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एल शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं? 1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए वो वैलेंस शेल होता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। अब देखिए नियॉन में 2 शेल हैं, के शेल एंड एल शेल। एल शेल उसका आउटर मोस्ट शेल माना जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसके पास कोई शेल नहीं है। तो आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल कौन सा है? इसका एल शेल है। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं? 8। इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं? 7। तो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चलिए वैलेंसी का कंसेप्ट निकालते हैं। वैलेंसी का कंसेप्ट क्या होता है? वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम भी बोल सकते हो। एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी चेक करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी होती है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इनर्ट गैसेस यानी नोबल गैस में आप ये देखिए 2 है नोबल गैस। तो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। नोबल गैसेस एक हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके पास भी 8 ही होते हैं। ये 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर, अभी आएगा। ठीक है, तो तुमने देखा नोबल गैसेस में, यानी नोबल गैस को हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं।
तो कहीं कहीं अगर ये वर्ड यूज़ हो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो बात एक ही है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करें तब भी बात एक ही है, ठीक है। तो हीलियम में ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर है, ड्यूप्लेट, और ये है ऑक्टेट। ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब 8। तो अगर किसी भी एलिमेंट को नोबल गैस बनना है तो उसे आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 बनाने पड़ेंगे या आउटर मोस्ट शेल में 2 बनाने पड़ेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 नहीं बनाएगा वो, ठीक है। अगर मतलब एक ही शेल में 2 होने चाहिए तब ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर होगा, सॉरी, एक ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए के शेल में, तो वो ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी अगर कोई एलिमेंट हीलियम की तरह भी बन सकता है, नियॉन की तरह भी बन सकता है, आर्गन की तरह भी। अगर उसे हीलियम की तरह बनना है तो एक ही शेल में, यानी उसके पास एक सिंगल शेल होना चाहिए, और सिंगल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? ओनली 2। कितने होने चाहिए? ओनली 2, ठीक है। चलिए, और नियॉन का स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8, ठीक है। और आर्गन का स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करने के लिए 8। वैसे सब में 8 ही चाहिए होता है, बस एक ही डुप्लेट स्ट्रक्चर होता है हीलियम। चलिए, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और उसके पास एक ही शेल है, तो इसका मतलब ये हीलियम जैसा बन सकता है, ये हीलियम जैसा बन सकता है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। अब देखिए, हीलियम की वैलेंसी, हीलियम के पास तो ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर कंप्लीट है, तो नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है। नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 वैलेंसी होती है, ये याद रखना है। नोबल गैसेस है 0 वैलेंसी, ठीक है। लिथियम के पास एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसको मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा? देखिए, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। यानी इसको 8 बनाने के लिए, यानी इसको नियॉन बनने के लिए 7 और चाहिए होंगे 2-8 बनाने के लिए। लेकिन अगर ये 1 निकाल दे तो ये हीलियम जैसा बन जाएगा, देखिए खाली 2 ही रह जाएगा। अगर ये लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, लूज, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज करते हैं, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? बताइए 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी 1 है। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4। इन सबको 8 बनने के लिए ये 1 लूज कर देगा, ये 2 लूज कर देगा, 3 लूज कर देगा, 4 वाला शेयर करता है, ये शेयर करेगा, ठीक है। आप देखिए 5, 6, 7 में 8 से माइनस करना होता है, मतलब आप 4 के बाद ही 8 से माइनस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब देखिए ये 5 है, अब 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने से बेटर है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो तो 8 बन जाएगा। 5 को 8 बनाना होता है ना आपको, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने से बेटर है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3। इसे 5 बनाने के लिए 3 चाहिए, इसको 6 है, इसको 6 को 8 बनाने के लिए 2 चाहिए, 7 को बनाने के लिए 8 चाहिए, 8 को 8 बनाने के लिए 0 चाहिए, यानी नियॉन की वैलेंसी भी 0 है। तो देखिए ये वैलेंसी हो गई। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो लिख दो। और वैलेंसी का मतलब होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए नोबल गैस बनने के लिए, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एन एलिमेंट नीड टू गेट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ईदर हाइड्रोजन और नियॉन। ज़्यादातर तो नियॉन का ही चाहिए होता है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने वैलेंसी समझा दी, ये क्लास 9 में आपने पढ़ा था, आप पहले आराम से चेक कर लीजिए। और मैं 10 एलिमेंट की और समझाता हूँ। वैलेंसी समझ में आ गई ना? वैलेंसी मेन है क्योंकि अभी मुझे वैलेंसी यूज़ करनी है। आप ये देखिए, लिथियम के पास 2, 1 है, तो लिथियम या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो खाली 2 बचेंगे तो हाइड्रोजन जैसा बन जाएगा। लेकिन अगर लिथियम को 2-8 बनाना, नियॉन जैसा बनना है, तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो विच इज़ मच बेटर, विच इज़ मच ईजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन और टू गेन 7। 7 लाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, 1 हटाना आसान है ना, इसीलिए लिथियम 1 लूज कर देता है, ये 2 लूज कर देता है, 3 लूज कर देता है। अब ये देखिए, ये 4 लूज भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है। तो ये ना लूज करता है ना गेन करता है, ये शेयर करता है। ये आप कार्बन्स कंपाउंड में पढ़ोगे, ठीक है। इसको डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन को, कार्बन नॉन मेटल में आ जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। देखिए ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5 हैं। अब 5 को 3 आराम से मिल जाएंगे। देखो 5 हटाएगा या 3 ले ले, अगर नाइट्रोजन 5 हटा दे तो खाली 2 बचेगा, तो ये हीलियम जैसा बन जाएगा।
लेकिन नाइट्रोजन कहता है क्यों ना मैं नियोन जैसा बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास 5 तो ही हैं, मेरे को 8 ही तो बनाने हैं, तो 3 लेना ज़्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ 5 छोड़ना। तो ज़्यादा वाला हमेशा वो नेग्लेक्ट करते। अब देखिए ऑक्सीजन कहेगा मेरे पास तो 6 ही है, सिर्फ 2 की ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, इसकी वैलेंसी 3 होगी, इसकी वैलेंसी 1 होगी और नोबल गैस की वैलेंसी 0 है। ये सारा आपने 9th में पढ़ा हुआ है, अगर आप भूल गए हो तो रिवाइज हो गया। ठीक है, 5 मिनट का काम था। अब हम करते हैं अगले एलिमेंट्स, अगले 10 एलिमेंट्स करेंगे, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए अब 11 से 20 तक की वैलेंसी हम निकालेंगे। अब हमारे पास है 11th एलिमेंट है, 11th एटॉमिक नंबर है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का C होता है। अब देखिए 11 है तो K शेल में 2 आ जाएंगे, एक में 8, फिर M में 1, इसमें कितना आ जाएगा 2, 8, 2। देखिए K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, और L शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, उसके बाद आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2, 8, 3, ये हो गया 2, 8, 4, ये हो गया 2, 8, 5, ये हो गया 2, 8, 6, ये हो गया 2, 8, 7, ये हो गया 2, 8, 8। ये आपकी नोबल गैस है आर्गन। और पोटेशियम और कैल्शियम एक्सेप्शन है, तो ये होता है 2, 8, 8, 1, और ये होता है 2, 8, 8, 2। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन अबव एलिमेंट्स की तरह नहीं चलती है। पोटेशियम और कैल्शियम 2, 8, 8, 1 हो जाता है, तो ये आपके एक्सेप्शन है, ये आपके एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो कैल्शियम और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं वो याद रखना, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 2। ये आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं बेसिक्स में दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कराऊंगा तब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये 9th का चाहिए होता है। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। देखिए पोटेशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है और कैल्शियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है। चलिए अब वैलेंसी की तरफ चलते हैं। वैलेंसी के लिए क्या करना होता है कि हमें या तो हीलियम का स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करना होता है या नियोन और आर्गन का। नियोन मतलब 8 बनाना होता है या 2 बनाना होता है। ठीक है, ऐसे याद रखो, 8 बनाना होता है, 2 बनाना होता है। अब देखिए यहाँ M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये 2, 8 बन जाएगा। 2, 8 किसकी तरह बन जाएगा? नियोन की तरह। ठीक है, 2, 8 किसकी तरह बन जाएगा? नियोन। नियोन कितना होता है? 10। 10 क्या होता है? 2, 8, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। ये 2 लूज कर सकता है, ये 3 लूज कर सकता है, ये 4 लूज कर सकता है। ठीक है, 5 के बाद जब 5 आ जाता है तो 5 के बाद लूज करना बंद हो जाता है, गेन करना हो जाता है। तो ये 5 है ना, ये 5 में से 3 ले सकता है 8 बनाने के लिए। 5 छोड़ना, अगर ये 5 छोड़ दे तो 2, 8 बन जाएगा नियोन की तरह, लेकिन ये क्या करता है? 3 ले लेता है। जब ये 3 ले लेता है तो ये आर्गन की तरह आ जाता है, आर्गन की तरह। देखिए आर्गन 2, 8, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैलेंसी 3 हो गई। यानी 5, जब 5 आ जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 में से माइनस कर दिया करो, तो ये 8 - 6 कितनी होगी? 2। इसको 7 को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? 8। 8 को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? 0। यहाँ पर 1 है। देखिए पोटेशियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये 1 लूज कर सकता है, तो 2, 8, 8 ये आर्गन बन सकता है 2, 8, 8। ठीक है, तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और कैल्शियम की 2 है। देखिए कैल्शियम भी 2 लूज कर सकता है क्योंकि ये 2, 8, 8 बन जाएगा, आर्गन बन जाएगा ये। देखिए 2, 8, 8 आर्गन है। तो कोई नियोन बनना चाहता है, कोई आर्गन, इनमें से कोई भी बन जाए तो नोबल गैस बन जाएगा ना। नोबल गैस में या तो 2 बना लो या 8, 2, 8 का कॉम्बिनेशन बना लो या 2, 8, 8 का कॉम्बिनेशन बना लो। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लोगे, या खाली 2 का बना लो तो हीलियम बन जाएगा, 2, 8 बना लो तो नियॉन बन जाएगा। 2, 8, 8 बनाने के लिए आपको आर्गन जैसा बनना होगा। ठीक है, तो ये मैंने वैलेंसी आपको रिवाइज करा दी। ठीक है, आप आराम से चेक कर लीजिए। और अब हम शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
एक्चुअली क्या था बेटा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसे हेनरी मोसले ने ढूंढा था। हेनरी मोसले का कहना था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स इज द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी देखिए डोबरनियर ने एटॉमिक मास से बनाया था अपना ट्रायड, फिर उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आए, वो भी एटॉमिक मास पे गए। फिर मेंडलीफ आए, जिन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है मेंडलीफ को, ठीक है। उनका पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था, राइट, लेकिन वो भी एक गलती कर गए, आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता पाए, हाइड्रोजन की नहीं बता पाए, नई प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, एंड सो मेनी लिमिटेशंस आर देयर, यू कैन वॉच द वीडियो, राइट। तो अब मैंने आपको बताना है कि सबकी एक ही गलती थी कि एटॉमिक नंबर वाइज किसी ने नहीं किया, सब एटॉमिक वाइज ही एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। यानी डोबरनियर भी एटॉमिक मास वाइज अरेंज कर रहा था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी एटॉमिक मास वाइज अरेंज कर रहा था, और सब एटॉमिक मास को पीरियोडिक फंक्शन मान रहे थे। जैसे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब चौथा आ गया। देखिए पहले डोबरनियर था, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने ढूंढा, हेनरी मोसले ने ढूंढा, ठीक है। और वो आज की डेट में हम फॉलो करते हैं, उसे ही फॉलो करते हैं हम लोग। लेकिन उस पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, वो सारे 118 एलिमेंट आपने नहीं पढ़ने। तो जो मैं टेबल ड्रॉ करूंगा उसमें से सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पढ़ने हैं और बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट टेबल तो मुझे पूरा ही दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं दिखाएंगे, हमारे कोर्स में सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, इनको ही बार बार पूछेगा वो, ठीक है, इनको ही बार बार पूछेगा वो, क्योंकि यही आपने 9th में पढ़ रखे हैं। ज़्यादातर पहले 20 का ही काम है, ठीक है ना। तो बेटा अब हम कौन सा पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने ढूंढा था, हेनरी मोसले ने। और उसकी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस नहीं। तीनों साइंटिस्ट जो प्रीवियस साइंटिस्ट थे, डोबरनियर, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और मेंडलीव, ये सब एटॉमिक मास पे चलते थे। लेकिन एक्चुअली जो पीरियोडिक टेबल एग्जैक्ट बना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक नंबर से बना, और एटॉमिक नंबर बनने से जितनी भी कमियां हमारे पीरियोडिक टेबल में आ रही थी, पुराने पीरियोडिक टेबल में, डोबरनियर में आ रही थी, न्यूलैंड में आ रही थी, मेंडलीव में आ रही थी, वो सारी की सारी लगभग घट गई, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप जब तक इसको कॉपी कीजिए। चलिए अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने जो ड्रॉ किया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं। ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम। ये देखिए, एक वर्टिकल कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 से लेके 12 तक जितने भी ग्रुप हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 12th के बाद आता है 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 14 कॉलम, कॉलम को बोलते हैं, यानी कॉलम को हम बोलते हैं ग्रुप। 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, 18th ग्रुप नोबल गैस का है। देखिए ये फर्स्ट ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सारा आपका फर्स्ट ग्रुप। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन तो हमें अलग ही दिखाना है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी क्लियर नहीं हुई थी, आज तक क्लियर नहीं है वो, ठीक है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबकी बात करेंगे। ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया। तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 18। देखिए 1, 2, फिर 3 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे के सारे 18 ग्रुप हमें नहीं पढ़ने। 3 से लेके 12 ग्रुप तक तो आपका नॉट इन कोर्स चला गया, ठीक है। और पीरियड्स कितने हैं, पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये देखिए हॉरिजॉन्टल, ये आपका फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, देखिए हाइड्रोजन और हीलियम, ये देखिए ये आपका फर्स्ट पीरियड है। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th में। इसीलिए जब भी कभी एग्जाम्पल देना हो तो सेकेंड पीरियड का दो या थर्ड पीरियड का, सेकेंड और थर्ड पीरियड से ही हम सब एक्सप्लेन करेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये मैंने अभी पढ़ाए थे आपको। कैल्शियम
पोटेशियम कैल्शियम वाली लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आगे आ जाते हैं गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। इनके आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता और ना ही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे कोर्स में है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की है और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में ही KLM शेल का रूल चलता है बेटे, फिर उसके बाद ऑर्बिटल्स रूल चलता है, वो आप क्लास 11th में पढ़ोगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का ध्यान देना है, ठीक है। बाकी ये आप देखोगे ये लिखा है रुबिडियम, इनका कोई काम नहीं है हमारे में, इन सब एलिमेंट्स का कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीज़न बता दूंगा आपको इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रुप देख लीजिए, पहला ग्रुप कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। अब बोलोगे सर ग्रुप याद करने हैं, ग्रुप याद थोड़े एक दो ग्रुप तो आपको याद करने पड़ेंगे, एक दो ग्रुप आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखिए ये हेलोजन का ग्रुप आपको याद रखना है, ये हेलोजन वाला ग्रुप है, इसको बोलते हैं हेलोजन, 17th ग्रुप हेलोजन का है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये एस्टेंटाइन और ये TS, ये नीचे वाला तो बिल्कुल ही भूल जाओ, नीचे वाला नो लर्निंग, ये नीचे वाला सबसे लास्ट वाला कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। 10th में हमारे कोर्स में नहीं है ये। बीच वाले हट गए, नीचे वाले हट गए, जिन जिन का नाम आपने सुना हुआ है सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलिए मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, कहानी समझ में आ जाएगी आपको कि इसमें करना क्या होता है, ठीक है। तो आपने देखिया कि हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग बोलते हैं पीरियड, तो 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप हैं। तो अगर कहीं MCQ में आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड है, ठीक है, उस पर टिक मार्क करना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रेंड्स, टॉपिक है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ट्रेंड्स का मतलब, अब देखिए ट्रेंड चलेगा इसमें और वही ट्रेंड फॉलो भी होगा हर जगह। तो पहला ट्रेंड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, पहला ट्रेंड मैं क्लियर करूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो जो भी हम ट्रेंड पढ़ेंगे, जैसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड पढ़ेंगे तो वो हम पीरियड्स में भी पढ़ेंगे और ग्रुप्स में भी पढ़ेंगे। तो मैम आपसे पीरियड में भी पूछ सकती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड बताइए पीरियड में कैसा फॉलो होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड ग्रुप में कैसे फॉलो होता है। तो पहले ऑब्वियसली पहले पीरियड को पहले लेंगे, फिर बाद में ग्रुप लेंगे, ठीक है। आपको बस जब ये ट्रेंड लिखने को आएगा तो आपको एक पीरियड को ही लेना है और एक ग्रुप लेना है। तो आप सेकंड और थर्ड पीरियड ही सबसे ज़्यादा कॉमन है और फैमिलियर हैं, क्योंकि इसी में ही 1 से लेके 20 तक एलिमेंट आ रहे हैं। फर्स्ट पीरियड कोई नहीं लेता क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, समझाने में मुश्किल पड़ जाती है। अब देखिए सेकंड पीरियड में कम से कम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन इतने सारे हैं, सब आपने सुने हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो थोड़ा ईजी हो जाता है, इसीलिए बच्चे सेकेंड और थर्ड ज़्यादा लेते हैं। और अगर आपको पीरियड फर्स्ट पीरियड कोई नहीं लेगा, हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक ढंग से जस्टिफाइड नहीं है ना, तो हाइड्रोजन वाले को तो आप एक्सक्लूड ही कर देना। उसके बाद आप अगर पीरियड लेना है तो सेकंड ले लेना। सेकंड पीरियड में कौन कौन से आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे सुने हुए हैं आपको, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है, इनकी वैलेंसी भी पता है, अभी मैंने कराई है। और थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इनकी मैंने आपको वैलेंसी बनाना सिखाया, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सिखाया अभी बेसिक में। तो जो मैंने सिखाया उसे यूज़ करना है। आप ये मत लेना रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, ये सब हमारे कोर्स में नहीं है। फिर उसके बाद ग्रुप लेना हो तो ग्रुप आप हमारा फर्स्ट ग्रुप ले लेना या सेकंड ग्रुप ले लेना, फर्स्ट, सेकंड और एक 17th ग्रुप, बस 3 ग्रुप का ही काम है, बाकी सारे ग्रुप की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पीरियड्स? देखिए पीरियड्स में एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करें, फॉर एग्जाम्पल अब आप पीरियड मैंने कौन सा बोला था, तो सेकंड ले लेना या थर्ड ले लेना। अब आप बताओ कौन सा पीरियड में लूं, जल्दी बताओ, है सेकंड पीरियड लूं?
सेकंड पीरियड भी ले सकते हो, थर्ड भी ले सकते हो, क्योंकि आप एक ट्रेंड एक्सप्लेन कर रहे हो मैम को, आपको कोई एक पीरियड लेके एक्सप्लेन करना है, सारे पीरियड में एक्सप्लेन नहीं करना होता, क्योंकि जो नीचे पीरियड्स आ रहे हैं उसमें सीजियम, बेरियम, फ्रेंशियम, इनके तो हमें नाम भी नहीं पता, इनको नहीं, पहले 20 तक के जो पहले 20 एलिमेंट जिन पीरियड में आते हैं उन्हीं पीरियड से ही आपको एग्जाम्पल देने हैं, तो आप सेकेंड और थर्ड पीरियड के अलावा और कोई नहीं लेंगे। तो देखिए एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, फॉर एग्जाम्पल पीरियड 3 ले लेते हैं, पीरियड 3। तो अगर हम पीरियड 3 निकालें तो उसमें हमें बताना पड़ेगा ट्रेंड क्या है, यानी पीरियड का ट्रेंड क्या है। तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको लिखने पड़ेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद क्या है, बीच के सारे गायब हो जाएंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, देखिए 11, 12, फिर आ गया 13, आप समझ गए ना, फिर आ गया 13वां नंबर, 13, 14, 15, 16, बस आप 3-4 नंबर ही दे दीजिए, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, ये सारे हैं आपके, अरे सारे हैं। चलिए मैं एक बार पूरा पीरियड लिख के आपको दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, पूरा पीरियड आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, थर्ड पीरियड कौन सा है, ठीक है। थर्ड पीरियड है हमारा, पहला है सोडियम, यहाँ पर नीचे लिखेंगे सोडियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है सिलिकॉन, थोड़ा गैप दे के लिखें, सिलिकॉन है, फिर क्या है, फॉस्फोरस है, फिर क्या है, सल्फ़र है, फिर है क्लोरीन है, फिर आर्गन है। ये देखिए थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में से मैंने थर्ड पीरियड आप याद कर लो, थर्ड पीरियड में क्या होता है, 11 से लेकर 18 एलिमेंट तक आते हैं, यानी आप सेकंड और थर्ड पीरियड याद रखना है आपको, कोई 2 पीरियड याद रखने पड़ेंगे और उसके बाद मैं ग्रुप तो आपको याद करा दूंगा, ठीक है। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, इसका 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये आपने थर्ड पीरियड लिया है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, आराम से देखिए, ये आपने थर्ड पीरियड लिया है। अब थर्ड पीरियड में ये बोल रहा है ट्रेंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, तो अभी मैंने आपको इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने सिखाए थे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 281, इसका कितना हो जाएगा 282, इसका कितना हो जाएगा 283, इसका कितना हो जाएगा 284, इसका कितना हो जाएगा 285, इसका कितना हो जाएगा 286, इसका कितना हो जाएगा 287, इसका हो जाएगा 288, ठीक है। तो अब बताइए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढें तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है और इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड, तो उसने बोला था डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पीरियड, तो आप बताओगे एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, फॉर एग्जाम्पल पीरियड 3 लिख कर दोगे, पीरियड 3 में सोडियम से लेके आर्गन तक एलिमेंट आते हैं, ये आपको याद करके जाने, ठीक है। 11 से लेके 18 एलिमेंट आप याद रखते हैं, वैसे भी आपको 1 से लेके 20 एलिमेंट्स तक याद है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये आपका थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, देखिए पहले पीरियड में पहले एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो हम क्या लिखेंगे, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, as we move left to right in a period, ये किसी भी पीरियड में वैलिड होगा, यानी आप बोलोगे सर ये तो आपने थर्ड पीरियड के लिए बताया, आप सेकंड पीरियड में भी चेक करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ही करेंगे। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, अगर मैं लेफ्ट से लेके राइट तक पीरियड में जा रहा हूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंक्रीजेस, ये ट्रेंड है इसका।
अब ये ट्रेंड हर पीरियड में देखने को मिला है, यानी फोर्थ पीरियड में भी साइंटिस्ट ने देखा है, फिफ्थ में भी उन्होंने ट्राई कर लिया, सिक्स्थ में भी उन्होंने ट्राई कर लिया, सेवेंथ में भी, ये हायर क्लासेस में सब जगह ट्राई कर लिया। हम तो सिर्फ 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते हैं ना, इसीलिए वो आपसे सीजियम का नहीं पूछेगा। भाई 55 एटॉमिक नंबर को आप 2 8 8 ये रूल नहीं चलता, उसमें बोर्ड्सबरी रूल नहीं चलता, उसमें SPDF ऑर्बिटल्स चलते हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो 11th में आते हैं। ठीक है, इसीलिए वो आपको सिर्फ ये पूछेगा ट्रेंड बताओ। ट्रेंड का मतलब अगर आपने एक पीरियड में साबित कर दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो वो हर पीरियड के लिए ही होगा, वो हर पीरियड के लिए वैलिड होगा। ये बात समझ में आई? अगर मैंने एक पीरियड जिसे मैं जानता हूं, ठीक है, जो मेरे कोर्स में है, अगर उस पीरियड में मैंने ये साबित कर दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो वो हर एक पीरियड के लिए वैलिड होंगे। अब मान लो आपको फोर्थ पीरियड लेते हो तो आप बोलोगे सर पोटेशियम का और कैल्शियम का तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जर्मेनियम, गैलियम, इनका हमें निकालना नहीं आता और आगे, तो वो इसीलिए आपको फोर्थ पीरियड लेने को मना किया जाता है, फिफ्थ पीरियड लेने को मना किया जाता है। आपको सेकंड या थर्ड पीरियड ही क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एलिमेंट्स आपने 9th में पढ़ रखे हैं और हमें सिर्फ ट्रेंड ही तो बताना है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? जो फॉलो हो, एक ही चीज़ बार बार फॉलो हो। अगर पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो वो हर एक पीरियड में यही ट्रेंड होगा। ट्रेंड का मतलब अब यही चीज़ आगे भी फॉलो होगी, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद रखना है, अगर मैं बोलेंगी एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप लिखोगे एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल पीरियड 3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना के मैम को दिखाओगे और लास्ट में रिजल्ट क्या लिख दोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। ये समझ में आ गया बेटा आपको? चलिए अब ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में। अब देखिए सेकंड पीरियड में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज ही करेंगे, ठीक है। देखिए लिथियम कितना है? 3 एटॉमिक नंबर, तो 2 1 2 2 2 3 2 4, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी इंक्रीज कर रहे हैं, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। एक पीरियड में जो ट्रेंड आया है वो हर एक पीरियड में वैलिड होगा, यानी इसका नाम ट्रेंड इसीलिए पड़ा है, ठीक है। सेम फैशन में जाते हैं तो what happens as we move left to right in a period? What happens to the trend of valence electron if we move left to right in a period? If we move left to right in a period, the number of valence electron will increase. How? तो आप पीरियड लिखकर दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाएंगे, क्योंकि 1 से लेके 20 तक एलिमेंट आपको लर्न है। अभी मैंने बेसिक में आपको वैलेंसी निकालनी भी सिखा दी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना भी सिखा दिया, ठीक है। सेम चीज़ आपको करके दिखानी है। चलिए अब हम पढ़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड इन ग्रुप। कोई भी ट्रेंड हम पढ़ेंगे उसे हम पीरियड में भी पढ़ेंगे, ग्रुप में भी पढ़ेंगे। कोई भी ट्रेंड हम पढ़ेंगे उसे हम पीरियड में भी याद रखेंगे, ग्रुप में भी याद रखेंगे। तो आपने अभी पीरियड में क्या पढ़ा? एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। ट्रेंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप, इन अ ग्रुप। तो एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 का एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका ग्रुप 1 है, ये देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3 से लेकर 12 ग्रुप हमारे कोर्स में नहीं है, फिर 13th ये। तो आपको पीरियड मैंने बताया था 2 और 3 लेना हमेशा, और ग्रुप लेना हो तो सेकंड ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या 17th ग्रुप ले लेना, ठीक है। इनमें से कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप। तो चलिए फर्स्ट ग्रुप हम लिखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ना। हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करना है, हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि उसकी पोजीशन क्लियर नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब आप बोलोगे सर रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम को भी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है? आप लिख ही नहीं सकते क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM शेल की तरह नहीं होती है, ये डिफरेंट होती है, 11th में आएंगे। तो यानी ग्रुप 1 में आप कौन कौन से एलिमेंट को फैमिलियर हो? लिथियम हो, सोडियम हो और पोटेशियम हो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 लिया लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। सोडियम का क्या है? 11 है। और पोटेशियम का क्या है? 19 है, ठीक है। ये हमने लिया ग्रुप 1, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। इसका एटॉमिक नंबर 3 है ना,
तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, ये EC को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ लिख देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख देंगे, इसको यहाँ पर पूरा जैसे लिखेंगे ना यार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम 3 है, सोडियम 11 है, पोटेशियम 19 है। ठीक है, लीना का, इसको बोलते हैं लीना का। ठीक है, लीना का। ठीक है, तो ग्रुप 1 होता है लीना का। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर ये है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 1। इसकी कितनी हो जाएगी, 2 2, 2 8 1। और इसकी कितनी हो जाएगी, 2 8 8 1। देखिए मैंने पोटेशियम का एक्सेप्शन केस बताया था, 2 8 8 1। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स में क्या निकल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स में क्या निकल रहे हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आया है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। इसका मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए ग्रुप इज सेम। एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप का मतलब जरूरी नहीं है ग्रुप 1, कोई भी ग्रुप 2 भी देख सकते हो, 3 भी देख सकते हो, 13th ग्रुप में भी देख सकते हो, 14th में भी चेक कर सकते हो, 16th में भी चेक कर सकते हो, 17 में भी, किसी में भी चेक कर सकते हो आप। चलो 1-2 मैं चेक करके दिखा दूंगा आपको। एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड डिफरेंट था, ग्रुप में डिफरेंट है। पीरियड में क्या था, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, while as we move top to bottom in a group number of valence electron remain the same। इसमें देखिए सब में 1 1 1 आ रहा है। अब ये नहीं कि हर ग्रुप में 1 1 1 ही आएगा। चलिए मैं एक और ग्रुप आपको एग्जांपल दे दूं बेटा, एक और ग्रुप का दे दूं। चलिए ग्रुप 2 का दे देते हैं। ठीक है, चलिए ग्रुप 2 दे देते हैं, रिजल्ट वही आएगा। देखिए अब आप ले लो ग्रुप 2 ले लीजिए। ग्रुप 2 क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम का 4 है, मैग्नीशियम 12 है और कैल्शियम 20 है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2 2। इसका हो गया 2 8 2 और इसका हो गया 2 8 8 2। इसका मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। तो देखिए इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी सेम है। तो आप किसी भी ग्रुप में पकड़ोगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही आएंगे, ये सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 आ रहे थे, ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 आ रहे थे। आप 17th का भी चेक करेंगे, वो भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब 17th चेक करें तो सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन में ही चेक कर लें, ब्रोमीन, आयोडीन, एंस्टेंटाइन और ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। तो ट्रेंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मैंने नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, आपके ऐप पर पीरियोडिक टेबल के नाम से इस चैप्टर के नोट्स आ गए हैं, उसमें से भी पढ़ सकते हैं आप, नहीं तो आप NCERT से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यू नो वेरी वेल। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड ऑफ वैलेंसी। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग बात थी, अभी मैंने बेसिक में आपको पढ़ाया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग बात होती है, वैलेंसी अलग बात होती है। वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने में। तो कौन कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, हीलियम होती है। हीलियम का मतलब यानी एक ही शेल बन रहा है तो 2 आने चाहिए। नियॉन की होती है 2 8 कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, या 2 8 8 आर्गन बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ट्रेंड ऑफ वैलेंसी, तो अब यहाँ पर ये हटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सेकंड
फर्स्ट हम ट्रेंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं, अब सेकंड क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेंड्स इन वैलेंसी। तो पहले पीरियड्स का पढ़ेंगे। अब देखो वैलेंसी का ट्रेंड आपको पीरियड में बताना है, तो मैंने बोला था पीरियड या तो आप सेकंड लोगे या थर्ड लोगे। अब आप बताइए, हमने अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पीरियड कौन सा लिया था, थर्ड ही लिया था, तो मैंने बोला था थर्ड लिया तो वही सेकंड में भी वही काम होगा, है ना। तो चलिए बेटा हम थर्ड पीरियड ले लेते हैं। तो लेट अस टेक थर्ड पीरियड। अगर हम थर्ड पीरियड लेते हैं तो थर्ड पीरियड क्या है, सोडियम 11, फिर है मैग्नीशियम 12, फिर है एल्यूमिनियम 13, फिर है सिलिकॉन 14। ठीक है, ये सब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये देखिए ये आर्गन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितने हैं इसके, इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है, इसका 15 है, इसका 16 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 281, इसकी कितनी होगी 282, इसकी कितनी होगी 283, इसकी कितनी होगी 284, ये 285, 286, 287 और ये हो गया 288। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी मैंने थर्ड पीरियड की। ये थर्ड पीरियड की एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी। अब हमें क्या लिखना है, वैलेंसी। क्या लिखनी है, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि नोबल गैस बनने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा आपको। तो देखिए 281 है, तो इसका मतलब इसको नियॉन बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले 3 तक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसी ही होती है। ठीक है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और आने से बेटर है 8 बनाना होता है ना, तो एक को 8 बनाने के लिए 7 तो मिलेंगे नहीं, तो ये एक लूज कर देगा। तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है, अभी मैंने वैलेंसी निकालना सिखाया, इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 5 है। अब 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने से तो बेटर है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्योंकि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 28 बन जाएगा यानी नियॉन, लेकिन 5 छोड़ने से बेटर है 3 ले ले तो 288 हो जाएगा यानी आर्गन। तो ये मैंने अभी आपको बेसिक में समझाया था, क्लास 9 में आपने पढ़ा हुआ। इसकी वैलेंसी 3 है, 8 से माइनस कर दो ये 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, 8 में से 8 माइनस कर दिया, नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है। ठीक है, तो देखिए पीरियड के अंदर नंबर ऑफ वैलेंसी पहले फर्स्ट इंक्रीज कर रही है। देखिए वैलेंसी एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस। देखिए वैलेंसी 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, फिर डिक्रीज हो रही है 3 2 1, यानी 1 से 4 तक इंक्रीज हो रही है, फिर 4 से नीचे डिक्रीज हो रही है 4 3 2 1 0। तो वैलेंसी इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, यहां पर डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब, तो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन अ पीरियड। तो वैलेंसी 1 2 3 4 आ गई। ठीक है, 4 तो कार्बन जो होता है ना, वो तो मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आपके मेटल हो गए, ये नॉन मेटल हो गए। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल होगा, जो गेन करेगा वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो 1 2 3 ये इंक्रीज कर रही है, 3 2 1 ये क्या कर रही है, डिक्रीज। तो हम क्या लिखेंगे, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट in a period, valency first increases, पहले वैलेंसी इंक्रीज करती है एंड देन डिक्रीजेस। इस ऑप्शन पर आपको टिक मार्क करना होगा। तो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन द पीरियड, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड
फॉर एग्जाम्पल इन पीरियड 3 वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ये क्लियर है बेटा आपको? ठीक है, तो ये हो गया वैलेंसी का ट्रेंड इन पीरियड। अब वैलेंसी का ट्रेंड इन ग्रुप, कोई भी ट्रेंड आप पढ़ोगे, जैसे आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड पीरियड में भी पढ़ा था और ग्रुप में भी पढ़ा था, ऐसे ही ट्रेंड ऑफ वैलेंसी आप पीरियड में भी पढ़ेंगे, ग्रुप में भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैम पीरियड के साथ साथ ग्रुप का भी तो पूछ सकती है। ठीक है, चलिए अब ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप, ट्रेंड ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 ले लो, ग्रुप 1 ले लेते हैं। ये देखिए ग्रुप 1, ये क्या है? लिथियम, और क्या है? सोडियम, और क्या है? पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखिए यहाँ लिखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। सोडियम का क्या है? 11। पोटेशियम का क्या है? 19। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC कितनी आ जाएगी? 213 है ना, ये होगा 281 और ये होगा 2881 सॉरी। ठीक है बेटा, चलिए अब इसकी वैलेंसी निकालते हैं। अब देखिए वैलेंसी पूछ रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा। अब देखिए लिथियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अब लिथियम को अगर नियोन बनना है तो 28 बनाना पड़ेगा, तो 7 लेने से बेटर है कि लिथियम अपना 1 छोड़ दे तो खाली 2 ही रह जाएगा, तो हीलियम वाला ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर लेगा। हीलियम का कितना होता है? 2। हीलियम भी तो नोबल गैस है ना, तो या तो 2 बना लो या 28 बना लो या 288 बना लो। तो लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, नोबल गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी है। ठीक है, अब देखिए ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो ये 28 बन जाएगा, तो इसकी वैलेंसी भी 1 है। अब ये भी देखिए 288 आर्गन बन जाएगा, तो इसकी वैलेंसी भी 1 है। तो इसका मतलब ग्रुप में वैलेंसी विल रिमेन द सेम। आप चेक कर लीजिए ग्रुप के अंदर क्या वैलेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, आप चेक कर लो। ग्रुप के अंदर क्या वैलेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है? बोलो बेटा। सो वैलेंसी इन द ग्रुप विल रिमेन द सेम। तो पीरियड के अंदर एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के अंदर वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज हो रही थी, बट ग्रुप के अंदर वैलेंसी विल रिमेन द सेम। इसमें वैलेंसी सेम ही आ रही है। ये 2 लूज कर देगा तो ये 1 आ गई इसकी वैलेंसी, है बेटा? बोलो। इसको भी लूज करना पड़ेगा क्योंकि 28 बना लेगा ये लूज करके 1, तो ग्रुप में वैलेंसी रिमेन द सेम। तो हम क्या लिखेंगे? ग्रुप में वैलेंसी रिमेन्स सेम। तो पहले आप यहां तक आराम से चेक कर लो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। चलिए, तो वैलेंसी रिमेन सेम इन ग्रुप। ठीक है, एज वी मूव टॉप टू बॉटम in a group वैलेंसी रिमेन्स सेम। किसी भी ग्रुप में वैलेंसी। तो ट्रेंड ऑफ वैलेंसी आपने पीरियड में भी पढ़ ली। पीरियड में वैलेंसी का ट्रेंड क्या था? वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, वाइल इन ग्रुप एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स द सेम। आप किसी भी ग्रुप पे से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपने पढ़ रखा है 9th में भी।
ठीक है, तो वो तो ये पूछ ही लेंगे, लेकिन एटॉमिक रेडियस के बारे में ये पूछते हैं, एटॉमिक साइज के बारे में पूछते हैं। तो ट्रेंड्स इन पीरियड, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज यानी एटम का साइज, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो जितना लिथियम का एटॉमिक साइज होगा उतना क्या बेरिलियम का भी होगा क्या? तो इसके लिए पहले थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं कि एटॉमिक साइज हम मेजर कैसे करते हैं। तो देखिए, हर एक एटम में एक सेंट्रली पार्ट न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, मैं थोड़ा बड़ा बनाऊं, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वैसे तो हमें प्रोटॉन्स पढ़ने हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। सो अ न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स इन इट एंड न्यूट्रॉन्स एज वेल, बट न्यूट्रॉन्स हैज नो चार्ज, राइट। तो न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज, सो चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस में, जितने ज़्यादा, जैसे मान लो इसमें 10 प्रोटॉन हैं तो 10 प्रोटॉन में 10 न्यूक्लियर चार्ज होंगे, अगर मान लो किसी पे 20 हैं तो 20 न्यूक्लियर चार्ज होंगे। तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड इट। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। अब देखिए, न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से पहला शेल आता है के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल। ये अगर मान लो किसी में के एल एम है तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल के बीच में जितना डिस्टेंस है ये इसका एटॉमिक रेडियाई होता है, एटॉमिक साइज, इसको एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। अब मान लो किसी में 2 ही शेल हैं, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, यानी के और एल ही शेल है, ये न्यूक्लियस है आपका, तो इसका मतलब ये इसका एटॉमिक रेडियस होगा, आउटर मोस्ट शेल। यानी आउटर मोस्ट शेल से लेके न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ये एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से शेल दूर होगा उतना एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, जितना एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा रेडियस बढ़ेगा। यानी अगर सर्कल का रेडियस बढ़ेगा, ऐसे सोचो आप ठीक है, तो एटम उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। देखिए, इसके बाद 2 शेल है तो ये छोटा एटॉमिक साइज है, इसके बाद 3 शेल है तो किसी के पास के एल एम एनवा शेल भी होगा, एन शेल भी होंगे, एन शेल भी होगा, तो उसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। और एटॉमिक रेडियस जो हम निकालते हैं उसकी यूनिट होती है पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम यानी 1A0 लिखते हैं, 10 की पावर -10 मीटर में लिखते हैं, या 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज 1 PM, यानी 1 10 की पावर -12 मीटर पीको में। ये देखिए, पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम, यानी एटॉमिक रेडियस हम इसमें कहीं टेबल में दिया होगा कि एक 2 PM का है, एक 3 PM का है, ठीक है, एक 400 PM का है, या ऐसे लिखा होगा 100 एंगस्ट्रॉम का है, 102 एंगस्ट्रॉम का है, 103 एंगस्ट्रॉम का है। तो बताइए कौन सा रेडियस ज़्यादा है? ऑब्वियसली ये रेडियस ज़्यादा है, ठीक है। जितने ज़्यादा एंगस्ट्रॉम बढ़ेंगे उतना रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, अभी हम पहले ट्रेंड पढ़ लें, ठीक है। ये तो यूनिट बता दी मैंने आपको। चलिए, ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस इन पीरियड पढ़ते हैं। चलिए, पहले पढ़ते हैं पीरियड। एग्जाम्पल पीरियड 3। अब बोलोगे सर आप बार बार पीरियड 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप पीरियड 2 भी ले सकते हैं, बात एक ही आएगी। यानी आप या तो पीरियड 2 से एग्जाम्पल दे दो या 3 से दे दो, जिससे मर्जी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम एक पीरियड 3 ले लेते हैं और पीरियड 3 से
अब बताइए कि एटॉमिक रेडियस क्या करेगा। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड 3, राइट, सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ पीरियड 3, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड 3, एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ेगा। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इज द सेम थिंग, ठीक है। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप बताइए एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एटॉमिक रेडियस होता है डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो बेटा आपने एक चीज़ नोटिस की कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट घूम रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या थी। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम इन न्यूट्रल एटम। आयन में नहीं, किसमें, न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम का मतलब वो ना एनायन होना चाहिए ना कैटायन एनायन की बात नहीं कर रहा। न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके पास 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो उसके पास 12 प्रोटॉन्स हैं, किसके अंदर, न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, तो अगर हम पीरियड लिख लें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नोबल गैसेस एक्सेप्शन है। नोबल गैसेस में एटॉमिक रेडियस नहीं बताना होता, क्योंकि उसमें जो रूल लगता है वो 11th-12th में रूल लगता है, ठीक है। इसीलिए नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियस नहीं बताना है अभी आपको। अभी आप सिर्फ इतना लिखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11, ये 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो ये है एटॉमिक नंबर। ये पीरियड 3 लिख देते हैं इधर हम, ठीक है। ये है एटॉमिक नंबर। सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, राइट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, पीरियड को पीरियड की फॉर्म में ही लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, ठीक है। पीरियड को पीरियड की फॉर्म में ही लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, बस इतना ही लिख लेते हैं। फास्फोरस के बाद सल्फर, फिर क्लोरीन, ठीक है। ये हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। पीरियड को पीरियड की तरह ही में लिखे ना, ठीक है, तो और अच्छा लगेगा आपको। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो देखिए ये लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहे होंगे। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा होगा कि नहीं, आप सोचो। मैंने भी क्या बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो दे विल पुल द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब यही सारी कहानी शुरू होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम और मैग्नीशियम को लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे। और इसके पास इसके KLM शेल के अंदर, ये देखिए KLM, ठीक है, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 281 होगा ना, ये होगा 281, ये होगा 281, और इधर होंगे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और लास्ट में कितने होंगे, 1 होगा, ठीक है। अब इसके पास 11 पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए 11 पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के पास, 11 पॉजिटिव चार्ज है। और अगर हम मैग्नीशियम का केस देखें तो मैग्नीशियम का है 12 एटॉमिक नंबर, तो वो हो गया 282। तो इसके न्यूक्लियस में, मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है, तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। सोडियम के न्यूक्लियर चार्ज और मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज देखो तो इसके 11 प्रोटॉन है इसके पास 12 प्रोटॉन है,
तो विच एलिमेंट हैज मोर न्यूक्लियर चार्ज? ऑब्वियसली मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से ज़्यादा किसके पास होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से ज़्यादा किसके पास होगा? सिलिकॉन। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो बोलो सर उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? उससे फ़र्क ये पड़ेगा, ये देखिए के शेल आ गया, एल शेल आ गया, ये एम आ गया, ठीक है। तो इसके पास पहले कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 हैं, ठीक है। ये के शेल, एल शेल, एम शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो इसके पास भी 3 शेल हैं, इसके पास भी 3 शेल हैं, ठीक है। शेल तो दोनों के पास सेम है, लेकिन आप ये बताओ कि यहाँ पर न्यूक्लियस के पास, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं तो 11 पॉजिटिव चार्ज हैं, और यहाँ पर कितने हैं? 12 पॉजिटिव चार्ज। तो विच एलिमेंट कंटेन मोर न्यूक्लियर चार्ज? मैग्नीशियम। तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट in a period, atomic number increases, therefore protons inside the nucleus, also increases, thereby increases the nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये देखिए मैंने पूरा लिख दिया, यही मेरे नोट्स में लिखा होगा, यही एनसीईआरटी में लिखा होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट कोई भी किताब लिखे उसे वही लिखना पड़ेगा जो है, ठीक है। तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं तो एक के पास 11 प्रोटॉन थे, एक के पास 12 प्रोटॉन हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो अब आप बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन को, यानी द एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज होता है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। ये देखिए आउटर मोस्ट शेल का, ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस है, ये आउटर मोस्ट शेल है, ये एटॉमिक रेडियस है। तो बताइए कौन सा एटम छोटा होगा? तो छोटा होने का मतलब क्या होता है? अब आप देखो, सोडियम का न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन्स विल अट्रैक्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को आप पास पास रखोगे तो अट्रैक्शन होगी। देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड टुवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम के 12 पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। तो देखिए ये भी आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये देखिए अंदर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, ये अंदर की तरफ खिंचाव बन रहा है, ये भी अंदर की तरफ खींच रहा है। तो बताइए कौन छोटा होगा? छोटा कौन होगा? अब आप ये देखिए, ये जो प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। बच्चे बोलते हैं कि सर अगर इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं तो इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है या 12 इलेक्ट्रॉन है। बेटे इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें सेम ही शेल में ऐड हो रहे हैं, शेल थोड़ी बढ़ रहे हैं। यानी देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। मतलब डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल का एल शेल तक ही तो एम शेल तक ही तो जा रहा है। देखो इसे एम शेल को खींचना है, इसे भी एम शेल को खींचना है। तो जब एम शेल को खींचना है तो एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, 2 पड़े हो, 3 पड़े हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो किसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? मैग्नीशियम के चार्ज। तो मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल को, और इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड मोर टुवर्ड दी 12 प्रोटॉन्स देन 11 प्रोटॉन्स। यानी 11 प्रोटॉन जो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स को जो पुल कर रहे होंगे, 11 प्रोटॉन जब पुल करेंगे या 12 प्रोटॉन जब पुल करेंगे, किसकी पुल ज्यादा होगी? 12 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन विल बी पुल मोर क्लोजर टू दी मैग्नीशियम एटम में। मैग्नीशियम एटम में इलेक्ट्रॉन श्रिंक हो जाएंगे, तो इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। इसका एटॉमिक साइज क्या करेगा? डिक्रीज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड मोर टुवर्ड द न्यूक्लियस बिकॉज इट हैज मोर न्यूक्लियर चार्ज, while in the case of sodium it has only 11 protons।
while in the case of magnesium we have 12 protons. So magnesium has more nuclear charge than sodium. So due to more nuclear charge, electron will be pulled more toward the nucleus. जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, देखिए more nuclear positive charge means positive charge will attract the negative charge. So if negative positive charge is increasing, so electron will be pulled more toward the positive charge. तो मैग्नीशियम का एटम छोटा होगा, एल्यूमिनियम का सोडियम का थोड़ा बड़ा होगा. अब इसी तरह एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 13 है. एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 13. तो 13 प्रोटॉन खींचेंगे तो वो और छोटा होगा. 14 प्रोटॉन है, 15 प्रोटॉन्स हैं, 16 प्रोटॉन है. अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, 11 और 15 को, फॉस्फोरस को, तो सोडियम के 11 प्रोटॉन है और फॉस्फोरस के 15 प्रोटॉन है. तो 15 प्रोटॉन का मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा है. तो प्रोटॉन हैज मोर पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज, सो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड एटम विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. एटम पास यानी शेल जो है वो पास आ जाएंगे, न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन की शक्ति, पावर ज़्यादा है. आगे अच्छे से समझ में चलिए. As we move left to right in a period, atomic number increases, there were proton also increases, nuclear charge also increases. So electron will be pulled more, outermost electron. So outermost electron will be pulled more towards the nucleus, that is come closer to the nucleus, hence atomic size decreases. एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है. तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. आप चेक कर लीजिए, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. तो इसका मतलब मैम आपको पूछेंगी या ऐसे बोल देंगी कि ये टेबल बनाकर दे देंगी, बोलेंगी बताओ इसमें से एटॉमिक साइज किसका बड़ा है. तो आप देखोगे ये तो थर्ड पीरियड है. तो अगर आपने चेक कर लिया कि ये थर्ड पीरियड है, या फिर आप एटॉमिक नंबर से भी देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो पीरियड में अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? पुल. अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो एटम श्रिंक हो जाएगा. एटम श्रिंक हो जाएगा क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल उसकी तरफ खिंच जाएगा. तो अगर आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा तो एटम छोटा ही होगा ना, ठीक है, एटम कोलैप्स होने लग जाएगा, सॉरी एटम श्रिंक होने लग जाएगा. सो एटॉमिक साइज क्या करेगा? डिक्रीज. ठीक है बेटा, चलिए अब मैं पढ़ाता हूं ट्रेंड ऑफ, अब हम पढ़ते हैं ग्रुप में. ये तो हमने पीरियड में पढ़ लिया, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं ग्रुप में. तो पीरियड में क्या था? पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, बट नंबर ऑफ शेल सेम थे. आपने देखा हर किसी में 3-3 ही शेल थे. सोडियम में भी 3 शेल थे, मैग्नीशियम में भी 3 शेल थे, एल्यूमिनियम में भी 3 शेल थे. नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे थे. और एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल. अगर किसी में एक ही शेल होगा तो वो छोटा है, के शेल होगा तो छोटा है, के और एल 2 शेल होंगे तो बड़ा है, के एल एम भी शेल है तो बड़ा है, के एल एम एन है तो और बड़ा है. यानी शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है. लेकिन पीरियड में क्या हो रहा था? शेल्स नहीं बढ़ रहे थे, शेल्स विल बी द सेम, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था. तो पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो इंक्रीजेस. इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेस. सो पॉजिटिविटी ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर चार्ज की पॉजिटिविटी इंक्रीज कर जाती है. सो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. सो इफ द शेल इज कमिंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. अब देखिए ग्रुप में अलग चक्कर है. फॉर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं ग्रुप में, ग्रुप 1. अब अगर आप ग्रुप 1 लेते हो तो उसमें क्या है? सोडियम है और
ग्रुप 1 में लिथियम है, सॉरी लिथियम है और सोडियम है और पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ गई 2-1, इसकी आ गई 2-8-1 और इसकी आ गई 2-8-8-1। तो ये हो गया K और L शेल, ये आ गया KLM शेल और ये आ गया KLMN शेल। आपने यहाँ पर नोटिस किया एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए पहले ग्रुप में पहले एलिमेंट में लिथियम में 2 शेल है, फिर अगले एलिमेंट में 3 शेल आए, फिर 4 शेल है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया यार। इफ़ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो यानी एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। इसके पास सिर्फ 2 ही शेल हैं तो इसका मतलब ये छोटा एटॉमिक रेडियस है। इसके पास 3 शेल है तो ये और बड़ा एटॉमिक रेडियस है, और इसके पास 4 शेल है तो ये बड़ा एटम है। तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा आपको मैं। देखिए बेटा लिथियम का केस देखिए, लिथियम में 2-1 है तो ये न्यूक्लियस है इसका, ये इसके पास 2 ही हैं, K शेल और L शेल, तो ये एटॉमिक रेडियस हो गया। और उसके बाद सोडियम, सोडियम के पास कितना है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 1 2 ये 3 है तो ये हो गया KLM। और पोटेशियम में, पोटेशियम का बनाएं तो पोटेशियम में 1 2 3 4 तो ये पोटेशियम है। देखिए ये पोटेशियम का केस है KLMN। तो देखिए सोडियम में 3 शेल हैं तो ये एटॉमिक रेडियस बन रहा है, इसमें ये एटॉमिक रेडियस बन रहा है, इसमें ये एटॉमिक रेडियस बन रहा है। तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, ये याद रखना है। पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है और ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बताऊंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा बात वो, तो आपने ये नोटिस किया कि जब हम लेफ्ट टॉप टू बॉटम ग्रुप में आ रहे हैं तो ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है। तो बच्चे बोलते हैं कि सर पीरियड की तरह यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो बेटे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इससे प्रोटॉन का चार्ज भी बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ता है और वो शेल को भी खींचता है। लेकिन यहाँ पर पीरियड में क्या हो रहा था, खाली प्रोटॉन्स बढ़ रहे थे, शेल्स फिक्स थे, ठीक है। यहाँ पर शेल बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन चक्कर क्या होता है कि प्रोटॉन बढ़ने से साइज डिक्रीज होने लगता है, लेकिन शेल बढ़ने से साइज इंक्रीज होने लग जाता है। तो जब साइंटिस्ट ने दोनों को कंपेयर किया तो इफेक्टिव कौन निकला, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये आप लिखेंगे नहीं एग्जाम में, यू आर नॉट अलाउड टू राइट स्क्रीनिंग वर्ड नॉट, शील्डिंग इफेक्ट और ये सब नहीं लिखेंगे। एक्चुअली आपको बस ये लाइन लिखनी है कि द इफेक्ट ऑफ increase in number of shells, effect of increase in number of shells in the atomic radius outweigh the effect of increase in number of protons, ठीक है, ये लिखना है आपको। यानी प्रोटॉन्स बढ़ने से एटॉमिक रेडियस कम हो रहा था और शेल्स बढ़ने से बढ़ रहा था। जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो शेल्स बढ़ने से समझ लो बढ़ रहा है 10-12 के आसपास, 10 पिकोमीटर 12 पिकोमीटर ऐसे बढ़ रहा है, और घट कितना रहा है 1-1.5। तो ये कोई बहुत मैटर नहीं करती बात, यानी मेजर इफेक्ट तो शेल से ही आ रहा है ना, इसीलिए ग्रुप में शेल्स के हिसाब से लिखते हैं। ग्रुप में शेल्स बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड, राइट, नॉट इन द ग्रुप। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो एटॉम छोटे होते चले जाते हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल रिमेन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस बट द शेल्स रिमेन द सेम। आप ये बात नोट करके लिखो कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब इसमें शेल्स की बात क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रुप में शेल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतना एटम बड़ा होगा।
बट पीरियड के अंदर कमाल की बात की थी, नंबर ऑफ शेल्स इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ शेल्स इज फिक्स्ड, बट प्रोटॉन्स इज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब शेल सेम ही रहे, यानी KLM ही शेल रहे, थर्ड पीरियड में 3 ही शेल थे, अब तीनों शेल में बस प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाएं, तो फिर वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ और ताकत से खींचेंगे, तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, बहुत शांति से 2-2 बार रिमाइंड कर कर वीडियो को सुनना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एटॉमिक रेडियस भी हो गया। तो मैंने आपको 3 ट्रेंड अभी पढ़ा दिए। कौन कौन से ट्रेंड पढ़ा दिए आपको बेटा, जल्दी बताइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड पढ़ा दिया, वैलेंसी का ट्रेंड पढ़ा दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड हमने पीरियड में पढ़ा, ग्रुप में पढ़ा। वैलेंसी का ट्रेंड हमने पीरियड में पढ़ा, ग्रुप में पढ़ा। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हमने पीरियड में भी पढ़ा और ग्रुप में भी पढ़ा। एटॉमिक रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही एग्जाम में आता है। बाकी वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 9th में भी था, आपने बस थोड़ा सा जो नया जाना है वो एटॉमिक रेडियस जाना है 10th में। बाकी वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ये सब आपने 9th में किया हुआ है, वही था 10th के अंदर। 2 ट्रेंड तो सेम ही थे। एटॉमिक रेडियस आपने पढ़ा है बट ढंग से। तो एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या होता है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। Why atomic size decreases as we move left to right in a period? Because the number of shells will remain the same. As the atomic number increases, number of protons inside the nucleus also increases. Since protons are positively charged, so nuclear become more and more positive. So it will pull the outermost electron towards itself, and electron will and outermost shell will come very close to the nucleus, and atom will become smaller and smaller. That is why atomic size decreases. Thank you very much. चलिए अब हम पढ़ते हैं मेटालिक कैरेक्टर। ट्रेंड 4, ट्रेंड इन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर और एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसी में ही पढ़ा दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, मेटलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। मेटल्स कौन होते हैं, मेटल्स हैज ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर सकता है वो मेटल्स होते हैं। जैसे सोडियम आपने लिया, मैग्नीशियम लिया, एल्यूमिनियम लिया, ठीक है, थर्ड पीरियड लेते हैं हम लोग, तो ये होता है 281, ये होता है 282 और ये कितना होता है 283। तो देखिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसका 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है वो होते हैं मेटल्स। ठीक है, तो जो जितना इजीली लूज करेगा, अब देखो मेटल तो सारे हैं लेकिन इसमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कौन ज्यादा आसानी से लूज कर सकता है, कौन ज्यादा आसानी से लूज कर सकता है। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोलते हैं कि मेटल्स हैज ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, मेटल हैज ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। अब इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा, पीरियड में थर्ड पीरियड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बस यहीं तक ही लेता हूँ मैं, और नहीं पूरा ही लेना पड़ेगा इसमें तो। ठीक है, लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन तक लेते हैं। ये है 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये हो गया 17। ठीक है, ये कितना हो गया 281, ये हो गया 282, ये हो गया 283, ये हो गया 284। नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ, थोड़ा हमें ब्लैक बोर्ड बड़ा चाहिए तो हम नीचे लिखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो ये हुआ 11, 12, 13, तो ये हुआ 281, ये हुआ 282, ये हुआ 283। एल्युमिनियम के बाद क्या आता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन है 14, 284,
फिर आता है फास्फोरस, ये है 15, तो ये हो गया 285। फिर उसके बाद क्या है, सल्फ़र है 16, तो ये हो गया 286। फिर उसके बाद है क्लोरीन 17, तो ये हो गया 287। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पीरियड। तो पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों बताइए, ठीक है, क्योंकि देखिए पीरियड में सारे मेटल ही थोड़ी आ रहे हैं, नॉन मेटल भी तो आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है 281, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है टू ऑब्टेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आराम से लूज कर सकता है। मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एल्यूमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सिलिकॉन 4 है तो ये शेयर करेगा, मेटलॉइड है ये। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 5 लूज नहीं करेगा, 3 गेन करेगा, तो ये गेन वाला है, ये गेन, ये गेन, ये गेन, ये हैं लूज वाले, लूज लूज लूज, और ये है शेयर वाला। पहले तो ये देख लीजिए आप, पहले आप इतना नोटिस कर लीजिए बच्चे, जब ही आपको समझना है। देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये 4 है शेयर करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है इसे 3 चाहिए, ये 3 गेन करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसे 8 बनाने के लिए 2 चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन है इसे 8 बनाने के लिए 1 चाहिए। तो बेटे आप बताइए इसमें से मेटल्स कौन कौन से हैं। तो ये 3 मेटल हो गए, ये 3 मेटल हो गए, ये कौन हो गया, मेटलॉइड, और ये कौन हो गए, ये 3 कौन हो गए, ये हो गए नॉन मेटल्स, ये कौन हो गए, नॉन मेटल्स, ये 3 नॉन मेटल हो गए, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो इसका मतलब इसमें खाली मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी लिख देते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी एक साथ ही बता देता हूं ना मैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन अ ग्रुप। अब देखिए आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। ठीक है, देखो बेटा सबसे सिंपल बात क्या है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, आप बताओ। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए आपको न्यूक्लियस से उसे छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसे पकड़ के बैठता है, न्यूक्लियस उसे पकड़ के बैठता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स इनसाइड इट। न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उस पर प्रोटॉन्स होते हैं, तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपको पता है कि एज वी मूव, देखिए एटॉमिक रेडियस से मैं इसको समझाता हूँ, एटॉमिक रेडियस से आप मेटालिक कैरेक्टर 2 मिनट में समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। बोलिए बेटा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, चलो शाबाश, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो किसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा, देखिए मेटल कौन कौन से हैं पहले देखिए, मेटल सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन 1 लूज कर सकता है, ये 2 लूज कर सकता है, ये 3 लूज कर सकता है। अब देखिए मेटल के अंदर ही क्या मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली। मेटालिक कैरेक्टर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली। मेटालिक कैरेक्टर को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है तो उसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इज अ गुड मेटालिक कैरेक्टर, गुड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वेरी गुड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है उसके अंदर। ठीक है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, मैग्नीशियम को 2 लूज करने पड़ेंगे, एल्युमिनियम को 3 लूज करने पड़ेंगे। तो कौन से लूज करने में सबसे ज़्यादा आसानी से कौन लूज कर देगा, सोडियम, सोडियम के पास 1 ही है ना, मैग्नीशियम को तो 2 करने पड़ेंगे और एल्युमिनियम को 3 करने पड़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं तो लूज का मतलब उसे न्यूक्लियस से छुड़ाना पड़ेगा, यानी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो आराम से भाग सकता है इंस्टेड ऑफ 2 and 3। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, विच वन इज मोर मेटालिक, सोडियम इज मोर मेटालिक कैरेक्टर, फिर मैग्नीशियम का मेटालिक कैरेक्टर सोडियम से कम है, फिर एल्युमिनियम का उससे भी कम है। तो इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब कौन ज्यादा मेटालिक है,
इसका मतलब मेटालिक, कौन ज़्यादा मेटालिक है, मेटालिक का मतलब कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन लूज करने की संभावना होगी वो जल्दी लूज करेगा। सोडियम को 1 ही लूज करना है और मैग्नीशियम को 2 लूज करना है, एल्यूमिनियम को 3 लूज करना है, तो सबसे ज़्यादा आसानी किसको होगी, सोडियम को, क्योंकि वो 1 लूज करके नोबल गैस बन जाएगा, इसे 2 लूज करके नोबल गैस बनना पड़ेगा, इसे 3 लूज करके नोबल गैस बनना पड़ेगा, तो सोडियम बड़ी जल्दी बन जाएगा। तो सोडियम का मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो सोडियम इज मोर मेटालिक, मैग्नीशियम इज लेस मेटालिक, एल्यूमिनियम इज लेस मेटालिक देन बोथ ऑफ दीज। तो इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज। अब देखिए शेयर को तो छोड़ दो, अब देखिए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा, जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, इसको 3 चाहिए नोबल गैस बनने के लिए। ये देखिए 5 को 8 बनाने के लिए 3 चाहिए, 6 को 8 बनाने के लिए 2 चाहिए, 7 को 1 बनाने के लिए 1 चाहिए। तो इसका मतलब कौन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बहुत जल्दी गेन कर कौन जल्दी गेन करके नॉन मेटल बन सकता है, ठीक है, नोबल गैस बन सकता है, तो उसमें से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज कर रहा है। यानी क्लोरीन सबसे ज़्यादा बढ़िया नॉन मेटल है क्योंकि इसे 1 की ज़रूरत है इसे। और फिर दूसरी बात, सल्फर को 2 की ज़रूरत है, इसको 3 की ज़रूरत है। तो गेन करने के लिए भी क्या होता है, गेन करने के लिए भी क्या होता है, उसका भी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। देखिए मैं इसको एक और हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है, आप घबराओ मत, एक और तरीके से मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो जब आपको ये लिखने को आता है ना, देखिए विच वन इज मोर मेटालिक, सोडियम, लेस मेटालिक मैग्नीशियम, और उससे लेस मेटालिक एल्यूमिनियम, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। विच वन इज मोर नॉन मेटालिक, क्लोरीन इज मोर नॉन मेटालिक बिकॉज इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू सेटिस्फाई द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इसको 2 की जरूरत है, इसे 3 की जरूरत है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस से छुड़ाना। इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में होंगे और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज। तो सोडियम का एटॉमिक साइज और मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज दोनों का देखो, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज छोटा होगा, तो जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा उसका न्यूक्लियस के पास होंगे इलेक्ट्रॉन, तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, इसीलिए इसका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। और देखिए नॉन मेटल के अंदर क्लोरीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज छोटा है, तो क्लोरीन सबसे शॉर्टेस्ट एटम है पीरियड के अंदर, तो उसका न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होंगे और उसे गेन करने में क्यों आसानी होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत पास है। अब यानी कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो बहुत जल्दी पॉजिटिव चार्ज उसको खींच लेगा। मैं ये कह रहा हूं गेन करने का मतलब है जल्दी से एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस कब बनेगी, जब न्यूक्लियस चार्ज यानी एटम छोटा होगा, यानी जब आप न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होगे और इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस फटाक से पकड़ लेगा। आप ये समझो, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मैं ये कह रहा हूं, वरना आप टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा एटम आपका सोडियम है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, सल्फर उससे भी छोटा है, फास्फोरस उससे भी छोटा है। तो एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज करेगा तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए ये मैंने नोट्स में भी लिख दिया है, नो प्रॉब्लम, मैंने नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपको समझा दिया है बेटा, ठीक है। और मैंने अभी कौन कौन से ट्रेंड आपको समझा दिए बेटे, जरा आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से ट्रेंड आपको सिखाए हैं, वैलेंसी सिखाई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ट्रेंड सिखाया है, और एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड सिखाया है आपको, और मेटालिक कैरेक्टर। अब आप बोल रहे सर मेटालिक कैरेक्टर को आप एटॉमिक रेडियस से कैसे समझा रहे थे। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है बेटे, जब एटम बड़ा होगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि आपने अगर सोडियम का एग्जांपल लिया तो ये 281 है, देखिए ये न्यूक्लियस है इसका KLN, देखिए ये 281 है, KLN 281 है, ठीक है। तो इसमें 11 प्रोटॉन्स थे, और अगर हम और कोई लें, मैग्नीशियम को लें तो इसमें 12 प्रोटॉन्स थे। तो जितना ज़्यादा बड़ा एटम होगा, यानी जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है,
तो इसका मतलब क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस, यानी क्लोरीन में भी 17 थे, लेकिन क्लोरीन में ये पास पास होंगे। ये देखिए, ये क्लोरीन का है, ये क्लोरीन का है, ये सोडियम का है। तो देखिए सोडियम में एटॉमिक रेडियस बड़ा है, क्लोरीन में एटॉमिक रेडियस छोटा है। तो इसका मतलब क्लोरीन न्यूक्लियस के बहुत पास है, यानी क्लोरीन के पास जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस के बहुत पास है, यानी पॉजिटिव न्यूक्लियस के बहुत पास है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हम इसे देना चाहें तो ये फट से पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कराने का मतलब है न्यूक्लियस को देना, और न्यूक्लियस अगर पास बैठा है, न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियस इज वेरी क्लोज, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन जो गेन कराना है वो आउटर मोस्ट शेल में कराना है। इलेक्ट्रॉन जो आप दोगे वो आउटर मोस्ट शेल में दोगे, और आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के बहुत पास है। तो अगर न्यूक्लियस के पास है आउटर मोस्ट शेल तो फटाक से पकड़ लेगा। तो एटॉमिक रेडियस अगर कम होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन आराम से हो जाएगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस कम है तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज करता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मींस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो यही तो लिखा है मैंने, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब मैंने इसे ट्रेंड में मेटेलिक कैरेक्टर जोड़ दिया आपका। अभी आपका ग्रुप का भी बचा हुआ है, तो आप एक बार ग्रुप का भी देख लीजिए, वो लास्ट है, बाकी का मैं अगले वीडियो में देखूंगा। बस इसका एक आधी ट्रेंड और बचा होगा। चलिए, एज वी मूव टॉप टू बॉटम, ठीक है, ट्रेंड ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन ए ग्रुप में बनाते हैं। तो हम लेते हैं ग्रुप 1, एग्जाम्पल ग्रुप 1 लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2-1, इसका 2-8-1 और इसका 2-8-8-1। तो बेटा ये K शेल, L शेल, K L M शेल, ये K L M N शेल। तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। सो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखेंगे? एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो इसका मतलब पोटेशियम न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा। पोटेशियम का जो आउटर मोस्ट शेल है, पोटेशियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर है। तो इसका मतलब इसमें मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? यानी कि जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतना ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो देखिए यहाँ पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में पड़ा हुआ है, यहाँ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में पड़ा हुआ है, तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। तो इसका मतलब ये जो होगा मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा, यानी विच वन इज मोर मेटेलिक? सोडियम विल बी मोर मेटेलिक। तो यानी मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना, इसके एल शेल से निकालना है, इसे एम शेल से निकालना है, इसे एन शेल से निकालना है। तो जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना वो न्यूक्लियस से दूर होंगे, तो ईजिली निकल जाएगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो हम क्या लिखेंगे? मेटेलिक कैरेक्टर, नहीं सॉरी, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब, हाँ ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ही तो है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक लिखा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो हम यहाँ लिख देंगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब आप बोलोगे सर देखिए इसमें 4 शेल हैं, चौथे शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों आसान है? क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बांध के कौन रखता है? इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके कौन रखता है?
पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ प्रोटॉन इनसाइड इट। अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर है तो आराम से भाग सकता है वो, लेकिन यहाँ पर सोडियम के अंदर वो एल शेल में ही है तो एटॉमिक रेडियस छोटा है तो लिथियम का एटॉमिक रेडियस छोटा है तो न्यूक्लियस के पास है तो इसे लूज़ कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से लूज़ नहीं करेगा जितना पोटेशियम कर देगा, सोडियम कर देगा। तो कौन ज़्यादा मेटालिक है? लिथियम लेस मेटालिक है, सोडियम उससे ज़्यादा मेटालिक है, पोटेशियम सोडियम से भी ज़्यादा मेटालिक है। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब बोलोगे सर नॉन मेटल, तो इसमें तो नॉन मेटल कोई है ही नहीं है तो मैं क्या समझाऊंगा? यानी ग्रुप 1 में कोई नॉन मेटल तो है ही नहीं, ये तो सारे मेटल ही है, एल्केलाई मेटल बोलते हैं ना इसे, एल्केलाई मेटल है ये। तो देख लीजिए लिथियम के अंदर 2 शेल हैं, सोडियम के अंदर 3 शेल हैं। लिथियम और सोडियम में से किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है? सोडियम का। तो जिसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर और ईजिली वो क्या कर सकते हैं? लूज। सो जो मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो मोर मेटालिक होगा, यानी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो लिथियम और सोडियम में से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है? सोडियम। सोडियम और पोटेशियम में से कौन मेटालिक ज़्यादा है? सोडियम। क्योंकि इसके सोडियम और पोटेशियम में से मोर मेटालिक कौन है? पोटेशियम। क्यों? क्योंकि ये चौथे शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और इसके तीसरे शेल में पड़ा है, तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा दूर है, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। और जो आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है उसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए ये बहुत आसान है बेटा, इसे आराम से पढ़ो। ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, चलिए हम बिल्कुल एंड में पहुंच गए, लास्ट के पेज पे पढ़े हुए हैं हम। ठीक है, आज बस मैं यहीं तक ही पढ़ाऊंगा, फिर एक आधा जो बचा होगा वो अगले वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन ए ग्रुप 17 ले लो। 17 ग्रुप में कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, बस यही ले लो। तो फ्लोरीन का कितना है? फ्लोरीन है 9, क्लोरीन है 17, तो ये कितना हो जाएगा? 2 7। तो इसके पास कितने शेल हैं? KL शेल है, और ये है 2 8 7 KLN। अब देखिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर में होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन को गेन जल्दी कर सकता है कि ये गेन जल्दी कर सकता है? गेन कराने के लिए न्यूक्लियस के पास होना बहुत जरूरी है। अभी मैं समझा रहा था आपको, जितना एटॉमिक रेडियस छोटा होगा उतना आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के पास होगा और वो इलेक्ट्रॉन को फट से पकड़ लेगा। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक रेडियस छोटा है, इसका एटॉमिक रेडियस बड़ा है। तो इसका जिसका मतलब एटॉमिक रेडियस बड़ा है, यानी क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस बड़ा है, तो इसका मतलब उसका वो न्यूक्लियस से दूर होगा और उसको गेन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? दिस वन इज मोर नॉन मेटालिक, दिस वन इज लेस नॉन मेटालिक। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसमें डिक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए ये आराम से, देखिए छोटा एटम है और ये बड़ा एटम है, ये छोटा एटॉमिक रेडियस है, बड़ा एटॉमिक रेडियस है। जितना छोटा एटम होगा वो न्यूक्लियस के पास होगा, जितना पास होगा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन को फट से गेन कर लेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन का मतलब, देने का मतलब है कि लेने वाला बंदा भी बहुत पास होना चाहिए। जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो और लेने वाला भी बहुत पास में, तो फटाक से पकड़ लेगा। अब आप कोई चीज़ यहाँ दे रहे हो, अगला लेने वाला दूसरे रूम में बैठा है, तो पकड़ने में बड़ी दिक्कत आएगी उसे। तो एटम जब बड़ा हो जाता है तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? इसका डिक्रीज। बाकी मैंने नोट्स में लिख ही दिया है। ठीक है, चलिए आज हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। आज मैंने कौन कौन से ट्रेंड आपको पढ़ा दिए, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के हिसाब से तो हमने फिनिश कर दिया। उसका लास्ट टॉपिक यही था, मेटालिक और नॉन मेटालिक। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ और मैं बता देता हूँ इसमें। ठीक है, अगर आपको केमिकल रिएक्टिविटी आ जाए नॉन मेटालिक के बदले, केमिकल रिएक्टिविटी, विच वन इज मोर केमिकली रिएक्टिव, सेम एज मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिखो। चलिए ये मैं आपको अलग से भी समझा दूंगा। अभी मैं आपको एक और ट्रेंड पढ़ाता हूँ, ट्रेंड ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन का है ये ट्रेंड ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियड
एंड ग्रुप। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इन अ पीरियड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस एंड, ये आप डायरेक्ट लर्न कर लेना। इन ए पीरियड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करता है एंड एसिडिक ऑक्साइड नेचर, सॉरी, ये डिक्रीज करता है और ये इंक्रीज करता है। देखिए, मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाना कम कर देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड ज़्यादा बनते हैं। बस ये लिखना है, ये हमें प्रूव नहीं करना, ठीक है। और इन ए ग्रुप के अंदर नेचर ऑफ ऑक्साइड सेम ही रहते हैं, क्योंकि ये मेटल है तो ये मेटल ही बनाएगा, 17th ग्रुप नॉन मेटल है तो वो नॉन मेटल ही बनाएगा, यानी एसिडिक ऑक्साइड ही बनाएगा। देखिए, ये ग्रुप 1 जो है ये मेटल का ही है खाली। ये तो पीरियड में क्या होता है कि कुछ मेटल भी आ जाते हैं, कुछ नॉन मेटल भी आ जाते हैं, लेकिन ग्रुप 1 में ये खाली मेटल ही है, एल्कलाई मेटल है, और ग्रुप 17 आपका हेलोजेंस होते हैं, वो नॉन मेटल्स हैं। तो इसका मतलब इन ए ग्रुप नेचर ऑफ ऑक्साइड्स रिमेन द सेम, यानी ऑक्साइड का नेचर सेम रहता है। यानी अगर मेटल है, यानी अगर ये ग्रुप 1 अगर मेटल है तो ये बेसिक ऑक्साइड ही बनाएगा, और ये ग्रुप 17 आपका नॉन मेटल है तो एसिडिक ऑक्साइड ही बनाएगा। बस इसमें आपको सिर्फ एक लाइन में कोई MCQ आ सकता है कि मेटल कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। एक तो ये बात बार बार पूछी जाती है। दूसरी बात पूछी जाती है कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएँ तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, यानी बेसिक ऑक्साइड क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड क्या करते हैं, इंक्रीज। तो वो ग्रुप में क्या करते हैं, ग्रुप के अंदर नेचर ऑफ ऑक्साइड सेम ही रहता है, यानी अगर वो बेस बना रहे हैं तो बेस ही बनाएंगे, एसिड बना रहे हैं तो एसिडिक ऑक्साइड ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अब हमने कौन कौन से ट्रेंड आपके साथ पढ़ लिए। ट्रेंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ा सबसे पहले पीरियड एंड ग्रुप में, ट्रेंड ऑफ वैलेंसी पढ़ा पीरियड और ग्रुप में, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस पढ़ा पीरियड और ग्रुप में, फिर ट्रेंड ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर किया पीरियड और ग्रुप में, और नेचर ऑफ ऑक्साइड मैंने सबसे लास्ट में बताया आपको, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर में अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। अब इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा NCERT के, ठीक है। चलिए, अब आप पहले इतना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।